मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम सहायक जूनियर एडेड सहायक अध्यापक की जो वैकेंसी आई है उसका हम साइंस का आप लोगों को 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इसमें 50 क्वेश्चन का मॉडल सेट करवा रहे हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले हमने यहाँ पर अनिवार्य विषय का जो सिलेबस है ये सिलेबस हमने देख रखा है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते तो सब हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये साइंस का सिलेबस है जो अनिवार्य है सारे के सारे ग्रुप के लिए, चाहे वो मैथ साइंस को, चाहे सोशल साइंस के लिए हो, चाहे हिंदी के लिए हो, चाहे वो संस्कृत के लिए हो, चाहे इंग्लिश के लिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो, सारे के सारे लोगों के लिए साइंस की इम्पोर्टेंस है। ये जो है रीजनिंग का सिलेबस है, पुनः ये गणित का देख लीजिए, फिर ये साइंस का सिलेबस दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो तो एम्पियर होता है आप जान, और ये जो मापने का जो यंत्र होता है वो एमीटर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एमीटर। जो वोल्ट मीटर होता है ये क्या करता है? ये हमारा वोल्टेज को मापता है। ठीक है, और जो ओम मीटर होता है ये हमारा रेजिस्टेंस को मापता है। और वेव मीटर मुझे लगता है कि ये हमारा तरंग को मापता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई मीटर है नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एक्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज करेक्ट ऑप्शन। और कभी कभी पूछा जाता है गैल्वेनोमीटर भी दिया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर अल्प धारा, बहुत छोटी अल्प धारा का मान ज्ञात करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सदिश वेक्टर कौन है? वजन और तापमान, लंबाई और वेग। तो मेरे प्यारे दोस्तों सदिश वो होता है, इसके पहले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन था, सदिश वह होता है जिसमें दिशा एवं परिमाण होता है। क्या होता है? दिशा एवं परिमाण होता है। तो वेग जो होता है इसमें दोनों चीज़ होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो जो उत्प्लावन बल का जो दूसरा नाम है मेरे प्यारे दोस्तों उसको बोलते हैं उच्छेप। क्या बोलते हैं? उच्छेप। इसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट। क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछता है कि अपथ्रस्ट का फार्मूला क्या हो सकता है? तो अपथ्रस्ट इक्वल्स टू यू डी जी। यू क्या है? यू जो है वी क्या है? इसको वी बोलिए या यू बोलिए। वी इज वॉल्यूम है जो मर्ज किया होता है। ठीक है, अब मतलब जो डूबा हुआ भाग होता है वो आयतन होता है, और डी जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है। क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, और जी इक्वल्स टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो वी डी जी जो हमारा प्यारे दोस्तों ये अपथ्रस्ट फोर्स का फार्मूला है, ये पूछा जा सकता है कभी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा होगा? बी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की गति, इसमें 700 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंगों में 7 किमी की यात्रा करने पर कितना समय लेंगी? तो आपको एक फार्मूला होना चाहिए, पता होना चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय पूछ रहा है, तो समय इक्वल्स टू दूरी बटे चाल। अब दूरी इसमें कितना दी गई है मेरे प्यारे दोस्तों? 7000 मीटर अपान 700 मीटर पर सेकंड। तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 10 सेकंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसी फार्मूले से चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय, तो इसी फार्मूले से हम निकाल लेंगे तो हमारा ये निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है ज़रा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो जो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे ही दो
अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 16.6 मीटर होती है। ठीक है, अगर 16.6 मीटर नहीं दिया गया है तो इसके अप्रॉक्स लीजिए, इसके लगभग कौन सा है, इसके लगभग 17.2 मीटर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अगर 16.6 दिया गया है तो ये स्टैंडर्ड मानक माना गया, लेकिन इसके नियर अबाउट देखिए 17.2, तो 17.2 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण पर रखी गई है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई, तो जो अवतल दर्पण पर बनता है, जो प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर बनता है वही उत्तल लेंस में बनता है। ठीक है, सेम बिहेवियर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। तो ये एक्चुअल में जो इंद्रधनुष बनता है ये पूर्ण परावर्तन का नियम है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम है। ठीक है, बेस्ड होता है, लेकिन इसमें जो है क्योंकि जल से आर पार होगा तो प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होता है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रकाश का प्रतिबिंबन सी नहीं होगा, प्रकाश का अपवर्तन तो होगा लेकिन इसमें प्रतिबिंबन नहीं है, प्रकाश का प्रसार भी होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, अपवर्तन होगा तो प्रसार होगा, तो जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है वो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात। तो धारा Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, आई का मान, ठीक है, आई का मान कितना है, इसमें क्या पूछ रहा है, धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा का मान निकालना है तो आई इक्वल्स टू क्यू अपान टी, क्यू की वैल्यू कितना 20/1 इक्वल्स टू 20 एम्पियर आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा क्या आएगा मेरे पास, बी इज करेक्ट ऑप्शन। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी, यहाँ से आई इक्वल्स टू क्यू अपान टी रख दीजिए, सारी वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जब तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाता है तो एमीटर की रीडिंग कम हो जाएगी, 1/4, ठीक है, आधी, 1/3। तो पहले ये बताइए आपको R इक्वल्स टू रो एल अपान ए, ठीक है, जब L की वैल्यू 2L कर दी जाती है तो जो यहाँ पर आएगा देखिए R2 की वैल्यू जो आएगी 2 रो एल अपान ए आएगी, मतलब R2 इक्वल्स टू 2R1। ठीक है, ठीक, मतलब R2 जो है R1 का दुगना कर दिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि R इक्वल्स टू V अपान I। ठीक है, तो एमीटर का मतलब हुआ धारा। अगर देखिए जब हम R का मान दुगना कर रहे हैं तो I का मान क्या होगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि I और R में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है। अगर I का मान बढ़ेगा तो R का मान घटेगा और R का मान बढ़ेगा तो I का मान घटेगा। ठीक है, ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा जब बढ़ रहा है तो उसका आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तापन पहला तो आप बताइए नाइक्रोम, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक हीटर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट कापर, एल्युमिनियम, आयरन, ऐसा तो है नहीं कि कापर का प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, आयरन प्रयोग करते हैं। तो नाइक्रोम का जो प्रयोग होता है उच्च गलनांक के कारण, किसके कारण, उच्च गलनांक के कारण हम किसका प्रयोग करते हैं विद्युत तापन में, हम नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। नाइक्रोम जो है निकिल, क्रोमियम और फेरस, ये तीनों चीज़ों का मिश्रण होता है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप समझ लीजिए, नाइक्रोम इज करेक्ट ऑप्शन।
अर्धचालक की शब्दावली में डोपिंग को क्या कहते हैं? डोपिंग का मतलब होता है अर्धचालक में अशुद्धियों को ऐड करना। क्या होगा? अशुद्धियों को ऐड करना, अशुद्धियों को जोड़ना। ठीक है, अर्धचालक में डोपिंग का जो मतलब होता है वो अशुद्धियों को ऐड करना, उसमें जोड़ना। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए मैंने बता दिया। तो अब पहला, अर्धचालक पदार्थ को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया, अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया। तो ये क्या है? अशुद्धियों को ऐड करना। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, मैंने यही बताया। ठीक है, देखिए सी वाला क्या है? बाहरी परमाणुओं को बढ़ाने की प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं। बायसित विभव को बढ़ाने की प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित किया गया था। भौतिक अनुसंधान संस्थान को मेरे प्यारे दोस्तों हम बोलते हैं PRL। ठीक है, फिजिकल या बोलते हैं इसे फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, PRL। जो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। कहाँ पर हुई थी? अहमदाबाद में। कहाँ पर हुई थी? अहमदाबाद में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर? अहमदाबाद में हुई थी। और इनके द्वारा विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। और इन्हीं को हम इसरो का संस्थापक भी कहते हैं। तो विक्रम साराभाई ने PRL, जिसको भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना 1947 में अहमदाबाद में किया गया था। ठीक है, बात इतनी समझ में आई। और विक्रम साराभाई को इसरो का संस्थापक कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है। और जो CB रमन साहब हैं, तो ये बता दे रहे हैं, CB रमन साहब जो है रमन प्रभाव के लिए इनका, या इसी को बोलते हैं प्रकीर्णन, इनको प्रकीर्णन। ठीक है, रमन प्रभाव या प्रकीर्णन के विषय में इन्होंने अध्ययन किया था। विक्रम साराभाई इसरो के जनक, PRL या भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का संस्थापक माना जाता है। होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो तो डी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ठोस, तब जा कर के द्रव, और तब जा कर के गैस। तो ठोस, द्रव, गैस अणुओं में जो आकर्षण होता है ये इसके अनुसार होता है। तो ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आप जान लीजिए ठोस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात होता है। आप बताइए H2O, H2 का जो द्रव्यमान होगा वो 2 होगा और O का 18 होगा। तो इनका जो रेशियो होगा किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:18, मतलब 1:8। ठीक है, 18 नहीं, ये 16 होगा दोस्त, 16। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है 16 होता है, तो 8 दूनी 16, 1:8। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी इज करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो आपको देखिए, जो अगर द्रव है, द्रव को गैस में कन्वर्ट किया जाए तो इसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ये ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलता है। और संघनन में क्या होता है? ये गैस को द्रव में बदला जाता है। और ऑक्सीकरण जानते हैं, ऑक्सीकरण को ऑक्सीकरण की या इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना या ऑक्सीजन को ऐड करना। ठीक है, वो ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। अब वाष्पीकरण, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 18 8। क्या होगा? 2 8 18 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया, क्या निकल के आया? 2 8 18 8।
8 2 10 और 10 8 18, 28, 28 8 36। तो क्या होगा? बी इज करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो देखिए, आपको पहले परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। प्लूटोनियम का 94 होगा और टाइटेनियम का 22 होगा, थोरियम का 90 परमाणु क्रमांक होगा और यूरेनियम का 92 होगा। आपको पता है कि 83 के बाद जितने भी हैं सारे रेडियो एक्टिव तत्व के गुण रखते हैं, सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। तो 83 के बाद देखिए कौन है? ये 90 वाला है, 92 है, 94। तो कौन सा नहीं है? टाइटेनियम नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी इज करेक्ट ऑप्शन। परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, बहुत इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? पहला सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, अमोनियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैग्नीशियम जो सल्फेट होता है, ये जो लवण है ये अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी इज करेक्ट ऑप्शन होगा। आपसे कह रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की क्षमता की माप है। तो विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की, किसको? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, ठीक है। अब अगर पूछे कि आपको ये बताइए, तो अगर ये पूछे कि आप आवर्त में बताइए विद्युत ऋणात्मकता क्या होती, तो आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ठीक है। और अगर पूछे वर्ग में तो क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? घटती है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे घटती लिखी है, ये बढ़ती नहीं घटती। क्या होती है? घटती है। जब वर्ग में पूछेगा तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है और जब आवर्त में पूछेगा तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी इज करेक्ट ऑप्शन। यही चीज़ आपसे, इतनी ही चीज़ पूछी जा सकती है आपसे, दो ही चीज़ की विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता होती है। आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव पर रहती है? पारा मेरे प्यारे दोस्तों, यह धातु है और यह द्रव अवस्था में रहती है। पारा ऐसी धातु है जो धातु होते हुए द्रव अवस्था में रहती है, लेकिन यहाँ पर अधातु कहा है। तो ब्रोमियम, जो ब्रोमियम है ये अधातु है और यह मेरी प्यारे दोस्तों द्रव अवस्था में रहती। क्लोरीन यह अधातु है, गैस अवस्था में रहती। गैलेनियम, गैलेनियम ऐसा तत्व है, ऐसी धातु है, ठीक है, जो हाथ पर रखते ही गल जाती है। हाथ पर अगर रखते हैं तो क्या हो जाती है? गल जाएगी। मतलब गैलेनियम का जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है, थोड़ा सा गर्म करने पर ये गल जाता है। तो आप समझिए, पारा धातु जो द्रव अवस्था में, ब्रोमियम अधातु जो द्रव अवस्था में, और गैलेनियम ऐसी धातु है जो हाथ पर रखने पर गल जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2CO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, ठीक है, Na2CO3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो निकल गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या निकल गया? डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है? तो फोटो फिल्मों में जो होती है वो हमारा होता है सिल्वर ब्रोमाइड। किसका प्रयोग किया जाता है? फोटो फिल्मों में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और सिल्वर आयोडाइड का जो AgI सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग किया जाता है वो कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है, ठीक है, कृत्रिम वर्षा के रूप में किया जाता है। और AgCl
जिसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, इसका प्रयोग हम करते हैं फोटोमेट्रिक ग्लास बनाने के लिए। कौन सा? फोटोमेट्रिक ग्लास, रंगीन ग्लास बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो रजत होगा। क्या होगा? रजत होगा। आप तीनों चीज़ जाने, AbR सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग क्या करते हैं? फोटो फिल्म बनाने के लिए। AgI सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग करते हैं कृत्रिम वैसा के लिए करते हैं। और जब हम AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड का जो प्रयोग करते हैं वो फोटोमेट्रिक ग्लास बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो जो LPG का प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका जो प्रयोग कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का जो प्रयोग किया जाता है वो खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें मुख्यतः ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस पाई जाती है। तो C इस करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? बेकेलाइट की, पॉलीस्टीरीन की, या पॉलीथीन की, या सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन का तब प्रयोग हम अर्धचालक के रूप में करते हैं। कहाँ पर करते हैं? अर्धचालक के रूप में करते हैं। और जो पॉलीथीन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम बोतल बनाने के लिए, बोतलों को बनाने में प्रयोग। बेकेलाइट जो होता है, जैसे बेकेलाइट का प्रयोग हम क्या करते हैं कि स्विच वगैरह जो बोर्ड होते हैं, कुचालक बोर्ड बनाने के लिए, स्विच वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, स्विच। और जो हम पॉलीस्टीरीन का प्रयोग करते हैं खिलौना वगैरह बनाने के लिए। किसको? खिलौना बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? पॉलीथीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भोपाल त्रासदी किस गैस का रिसाव का परिणाम है? तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसको बताता हूँ कि जो भोपाल त्रासदी हुई थी वो 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। और भोपाल त्रासदी में MIC माइक, जिसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो है क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो डी, क्योंकि गैस पूछा गया। अगर पूछता कब, तो 2 दिसंबर 1984 में भोपाल त्रासदी हुई थी। कोशिका का जो फंक्शनल क्रियात्मक का नियंत्रण कौन करता है? जीवद्रव, केंद्रिका, सूक्ष्म कणिका, केंद्रक। तो कोशिका जो है, कोशिका का जो फंक्शनल क्रियात्मक नियंत्रण करता है वो कौन करता है? केंद्रक करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कह रहा है कि पौधों के कोशिका विभाजन में कौन सहायक है, कौन सक्षम है? तो पैरेनकाइमा, जाइलम, विभोजोतक, या क्लेरेनकाइमा। तो क्लेरेनकाइमा जो है इसका प्रयोग हम करते हैं, ये ऐसा ऊतक होता है कि जो कठोरता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? कठोरता प्रदान करता है। पौधों में कठोरता प्रदान करता है क्लेरेनकाइमा। और जाइलम तो आप जानते हैं कि जल का संवहन करता है। विभोजोतक क्या होता है कि ये अपने कोशिकाओं को विभाजित कर देता है और अन्य डालियाँ, तने इत्यादि निकलने का काम करता है। और पैरेनकाइमा जो है ये ऐसा ऊतक होता है जो मुलायम क्या करता है? ये तना वगैरह को मुलायम बनाने का काम करता है। तो पैरेनकाइमा मुलायम बनाता है। ठीक है, और क्लेरेनकाइमा जो होता है वो कठोर करता है। ठीक है, और जाइलम जल का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो विभोजोतक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम की इकाई है। तो जो वंशानुक्रम की इकाई है वो क्या है? फेनोटाइप है, जीनोटाइप है, RNA है, जीन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वंशानुक्रम की जो इकाई है वो क्या है? जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है? कौन सा है जिसका शरीर 2 परतों से बना होता है? पहला सिलेंट्रेट नेमेटोडा, तीसरा है एनेलिडा, और चौथा जो है प्लेथिल मिथाइंस।
तो जो सिलेंट्रेट होता है इसकी जो कोशिकाएं 2 परतों से मिलकर बनी होती थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए इज करेक्ट ऑप्शन। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है हार्मोन संबंधित प्रक्रिया, स्नायु संबंधित प्रक्रिया, दृष्टि संबंधित प्रक्रिया, घ्राण संबंधित प्रक्रिया। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, कुछ लोग इसका हार्मोन संबंधित लगाएंगे, कुछ लोग कहेंगे घ्राण संबंधित प्रक्रिया होगी, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे दृष्टि संबंधी होगी, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो स्नायु संबंधी प्रक्रिया होगा। तो बी इस क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मानव रक्त का पीएच का मान लगभग कितना होता है, 7.4 होता है या क्षारीय होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है। तो सांस लेना हम जो है ब्रीद इन और ब्रीद आउट, जिसको बोलते हैं ब्रीद इन और ब्रीद आउट, मतलब प्रश्वासन और निश्वासन। तो ये दोनों प्रक्रियाएं जो है सांस लेने में सम्मिलित होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मैंने सांस लेने की प्रक्रिया में जब बता दिया कि ब्रीद इन ब्रीद आउट बता दिया, तो इसके आगे कुछ बचा ही नहीं है। सांस लेने की प्रक्रिया एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो ये एक्सोथर्मिक होती है, ऊष्मा छेपी होती है। क्या होती है, यह ऊष्मा छेपी होती है, ऊष्मा को निकालती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। कह रहा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, या मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, या मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्की गोलार्ध और 1 केंद्रीय वर्मिक्स होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो इसका करेक्ट गलत ऑप्शन होगा वो लगभग 11% है, 25% नहीं होता है। अनुमस्तिष्क जो मस्तिष्क का वो काफ़ी छोटा भाग होता है और यह लगभग 11% होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया, क्या निकल के आया, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। अंशपेशी, स्टेपेडियस और टिबियालिस या हृदय। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा वो स्टेपेडियस निकल के आएगा। कौन सा आएगा, स्टेपेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है लोहा, आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम। इस क्वेश्चन को जब थायरॉक्सिन की बात ही कर दिया तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा वो आयोडीन, क्योंकि थायरॉक्सिन आयोडीन से संबंधित ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु अस्थायी रूप से में रखे जाते हैं। कहाँ पर रखे जाते हैं, अधिवृषण में, वास एफरेंस में, शुक्रवाहिका में, मूत्राशय में। तो कहाँ पर रखे जाते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो अधिवृषण में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है। तो पहला बताइए पत्ता गोभी, दूसरा गाजर, तीसरा आलू, चौथा स्ट्रॉबेरी। तो जो विटामिन ए है मेरे प्यारे दोस्तों वो उस गाजर में सबसे अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, और यह जो है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। ठीक है, इबोला क्या है। इबोला मेरे प्यारे दोस्तों, इबोला जो है वायरस के द्वारा पश्चिम अफ्रीका में, कहाँ पर, पश्चिम अफ्रीका में एक रोग फैला हुआ था। और इबोला जो है एक नदी है, वहाँ पर क्या है, नदी है। ठीक है, तो उस नदी के नाम पर इबोला रोग को रख दिया गया था, इबोला रोग का नाम रख दिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाफिलीज मच्छर से कौन से वेक्टर वहन करते हैं, सही विकल्प चुनिए। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को जानने से पहले आप जानिए जो एनाफिलीज मच्छर है वो मलेरिया के कारण, और जो फाइलेरिया होता है वो किस मच्छर के काटने से होता है, तो वो जो क्यूलेक्स, किसके, क्यू लिखिए यहाँ पे, फाइलेरिया होता है क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है,
क्यूलेक्स मच्छर होता है। और जो डेंगू होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो डेंगू कौन सा होता है? एडीज इजिप्टी। कौन सा? एडीज इजिप्टी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? एनाफिलीज मच्छर का वाहक कौन है? तो ए इज करेक्ट, केवल मलेरिया ही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया, ए इज करेक्ट ऑप्शन। यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो कह रहा है कि यौन संक्रमित बीमारी कौन सी नहीं है? तो जो गोनोरिया है, सिफिलिस है, कैंडिडियासिस है और मस्से। मेरे प्यारे दोस्तों, कैंडिडियासिस जो है यह एक फंगस, किससे? फंगस का जो इन्फेक्शन के कारण फंगस संक्रमण रोग है। बाकी सब जो है यौन संक्रमित रोग हैं। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन निकल के आया वो क्या निकल के आया? कैंडिडियासिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो मीथेन गैस जो होती है। ठीक है, मीथेन गैस जो होती है महासागरों में मौजूद शैवालों को विशाल मात्रा मीथेन अंतरिक्ष स्रोत उत्पन्न कर सकती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? मीथेन है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल के नर प्रजनन भाग को कहा जाता है? तो जो पुंकेसर होता है वो नर प्रजनन भाग होता है, और जो स्त्री केसर होता है जिसमें वर्तिकाग्र आता है, अंडाशय आता है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये मादा में आती हैं। ठीक है, स्त्री केसर जो है किस में होगा? स्त्री केसर हमारा मादा में पाया जाएगा, जबकि पुंकेसर माने पुरुष मतलब नर। तो कौन सा हो गया? पुंकेसर। ठीक है, ऐसे याद करने का ट्रिक मैं बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो साइटोकाइनिन, एथिलीन, ऑक्सीन, जिबरेलिक अम्ल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बौनापन होता है या बढ़ाने के लिए, दीर्घाकरण के लिए, किसके लिए? दीर्घाकरण के लिए जिबरेलिक हार्मोन्स का प्रयोग किया। ये पौधों के हार्मोन्स है। और जो साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है, साइटोकाइनिन का प्रयोग कब किया जाता है? ये विभाजन के लिए किया जाता है। कब किया जाता है? कोशिका विभाजन। ठीक है, और जिबरेलिन दीर्घाकरण मतलब पौधों के बढ़ने के लिए, और एथिलीन जो है फलों को पकाने के लिए, और ऑक्सीन भी जो है ये तना वगैरह की वृद्धि में सहायक होता है। तना, पत्तियों, तना इत्यादि के वृद्धि में यह सहायक होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? जिबरेलिक अम्ल। जो जिबरेलिक अम्ल होता है ये दीर्घाकरण के लिए सहायक होता है। परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। पराग जो कण है वो किसके द्वारा उत्पन्न किए जाए? परागकोश के द्वारा, अंडाशय के द्वारा, फिलामेंट के द्वारा, वर्तिकाग्र के द्वारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो पराग कण होते हैं, क्या होते हैं? जो परागकण होते हैं वो परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। किसके द्वारा? परागकोश के द्वारा। और अंडाशय तो होता है नीचे, अंडाशय नीचे, तो वर्तिकाग्र के नीचे स्त्री केसर का भाग होता है। ठीक है, वर्तिकाग्र तो स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है। तो परागकण जो है ये परागकोश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज करेक्ट ऑप्शन। स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है ब्राह्मी पौधे का प्रयोग किया जाता है। पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? जॉन्स ई साल्क महोदय ने किया था। और लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था, और पौष्टिरीकरण का। ठीक है, और एडवर्ड जेनर ने चेचक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टर साहब को पहला वनस्पति विज्ञानी माना जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है? तो जो एसिटिक एसिड होता है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं?
सिरका तैयार करने के लिए। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ग्लूकोमीटर का प्रयोग कब किया जाता है बताइए। ग्लूकोमीटर एक चिकित्सा उपकरण है और यह ग्लूकोमीटर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को मापने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो यह एक चिकित्सा उपकरण है। इसका उपयोग ऑक्सीजन को स्तर बिल्कुल नहीं, यह एक गैर चिकित्सा बिल्कुल नहीं, नाइट्रोजन मापने के लिए बिल्कुल नहीं। तो ये इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो आपको पता है कि जो चींटियाँ होती हैं, कौन, जो चींटियाँ होती हैं, तो क्या करती हैं ये ऑक्जेलिक एसिड का जो है स्राव करती, छोड़ती हैं, ऑक्जेलिक एसिड छोड़ती हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड कौन छोड़ती हैं? तो चींटियाँ के डंक में पाया जाता है। तो कौन सा का ऑप्शन? ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए और हर ऑप्शन के विषय में मैंने जितना हो सका, जितना बताने मतलब जितना मैं बता सकता था उतना मैं बताया। और भी चीज़ें बताने लायक थी, लेकिन क्योंकि वो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। लेकिन आप स्वयं हर ऑप्शन का एनालिसिस करिए। आप जब हर ऑप्शन को एनालिसिस करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी और जो आपकी पूर्व का नॉलेज होगा, पहले का नॉलेज जो होगा, उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे और जब कनेक्ट करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आप एक सीट अपनी श्योर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।